नई मारुति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे की ओट में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ, जो पीछे आंगन में झाड़ दे रही थी, भाभी के आवाज लगाते ही हड़बड़ी में अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ी आईं। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाभी भैया की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गईं। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझे भी बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठट्टे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता बोझ। ये वही माँ थी जो भैया की शादी से पूर्व कहा करती थी, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगाकर पीऊंगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ में थमाना पड़ता था। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कपड़े धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी पर एक मुश्त टूट पड़ता था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माम बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। कई मैले कुचैले बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्र हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांटते खदेड़ते थे मानो वे कोई आवारा पशु हों। भैया के सास ससुर के मध्य रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाक्युद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित मोहल्ले के ही शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी और उनके पिताजी का इरादा रिंकू को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने की बात कह देती थी। वह हर बार तमक कर एक ही बात कहती थी, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फार्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में मुझे भी कई हिदायतें दी थीं। वह स्वयं सुबह जल्दी उठ रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थीं। वह उठते बैठते सोते जागते उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती थीं। अब माँ और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफी कम हो गया था। एक दिन वह माम बाबूजी के सामने ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आईं और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगीं, आप रिंकू की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावना शून्य होते हैं? भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी? बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं सोचती भाभी, यह सब कुछ गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहां रहने नहीं, पढ़ने जा रहे हो। वहां तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे, उनमें से कई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना, तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माँ बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उसे समझाती रहीं, तरह तरह के प्रलोभन देकर। माँ और बाबूजी के कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस वे बार बार रिंकू को चूम रहे थे। रिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगनबेलिया के फूलों से ढके दरवाजे के पास से विदाई के समय हाथ हिलाता हुआ रिंकू, माँ और बाबूजी के उठे हाथ तथा आंसुओं से भीगा चेहरा, उस खामोश वातावरण में एक आवाज उभरती रही थी। बोगनबेलिया के फूलों की पुरानी पंखड़ियां हवा के तेज झोंके से खर खर नीचे गिरने लगी थीं।
उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखेरेंगे।